नमस्कार। नासा की दुनिया में आजकल काफी कुछ चल रहा है। आज हम दो बहुत ही अलग पर दिलचस्प मिशंस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। एक तो वो है जो सूरज के बहुत करीब जाकर उसके एक रहस्यमयी हिस्से को समझने निकला है, और दूसरा इंसानों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS तक ले जाने वाला एक अहम मिशन है। हाँ, नमस्कार। और दोनों ही अपने अपने तरीके से काफी जरूरी हैं। हमारे पास जो जानकारी है नासा वेबसाइट्स, न्यूज आर्टिकल्स, मिशन अपडेट से, वो यही बताती है कि पहला मिशन SNISS सूरज के क्रोमोस्फीयर पर है और दूसरा एक्सियोम मिशन 4 या X4 वो ISS के लिए एक प्राइवेट उड़ान है। तो कोशिश रहेगी कि इनमें से खास बातें निकालें। बिल्कुल, चलिए SNISS से शुरू करते हैं। क्रोमोस्फीयर ये सूरज की वो परत है जो उसकी सतह फोटोस्फीयर और बाहरी परत कोरोना के बीच में आती है ना? मैंने सुना है वहाँ तापमान का कुछ अजीब हिसाब है। हाँ, बिल्कुल सही। फोटोस्फीयर और वो जो बेहद गर्म कोरोना है उसके बीच की एक पहेली जैसी परत है ये। SNF का जो मुख्य उद्देश्य है ना, वो यही समझना है कि इस परत में ऊर्जा, एनर्जी कैसे फ्लो करती है और इसका बर्ताव इतना अजीब क्यों है। यहीं से वो सोलर फ्लेयर्स और ऊर्जा का बहाव शुरू होता है जो सीधा स्पेस वेदर पर असर डालता है। अच्छा, तो ये सिर्फ सूरज को बेहतर जानने के लिए नहीं है, पृथ्वी के लिए भी जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी है। अगर हम ये समझ पाएं कि क्रोमोस्फीयर में ऊर्जा कैसे चलती है, तो एक तो वो कोरोना इतना गर्म क्यों है, वो गुत्थी सुझाने में मदद मिलेगी, और दूसरा हम स्पेस वेदर की भविष्यवाणी ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। सोचिए, पृथ्वी पर हमारे सैटेलाइट्स हैं, पावर ग्रिड्स हैं, उनको सौर तूफानों से बचाने के लिए ये जानकारी कितनी काम की हो सकती है। हाँ, ये तो है। सिर्फ वैज्ञानिक जिज्ञासा नहीं, प्रैक्टिकल चीज भी है। तो इसे समझने के लिए SNFs कौन सी खास टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है? SNFs असल में पहला सोलर अल्ट्रावायलेट इंटीग्रल फील्ड स्पेक्ट्रोग्राफ है, IFS जिसे कहते हैं। ये एक, आप कह सकते हैं, बहुत एडवांस टेक्निक है। ये एक ही टाइम पर तस्वीर भी लेती है, इमेजर का काम भी करती है, और उस तस्वीर के हर एक छोटे हिस्से से जो रोशनी आ रही है उसका विश्लेषण भी करती है, स्पेक्ट्रोग्राफ की तरह। तो इससे हमें एक साथ 2D स्पेस की जानकारी और स्पेक्ट्रम की जानकारी मिलती है, 3D डेटा एक तरह से। अरे वाह, 3D डेटा! तो ये तो क्रोमोस्फेयर में जो भी उथल-पुथल हो रही है उसे बिल्कुल नए तरीके से देखने में मदद करेगा। जो पहले शायद मुमकिन नहीं था। उम्मीद तो यही है। ये हाइड्रोजन की लाइमन अल्फा लाइन है ना, जो सूरज की सबसे चमकदार UV लाइन है, उस पे फोकस करेगा। साथ में सिलिकॉन और ऑक्सीजन की लाइंस पर भी, ताकि प्लाज्मा का तापमान, उसकी स्पीड, उसकी डेंसिटी, इन सब का एक नक्शा बना सके। और ये मिशन लॉन्च कैसे हुआ? सुनने में नहीं लगता कि ये कोई बहुत लंबा मिशन था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक साउंडिंग रॉकेट मिशन था। इसे अभी 18 जुलाई 2025 को ही न्यू मैक्सिको में व्हाइट सैंड्स मिसाइल रेंज से लॉन्च किया गया, ब्लैक ब्रांट IX रॉकेट से। पूरी उड़ान ही कोई 15 मिनट की थी, और उसमें भी जो एक्सपेरिमेंट का असल टाइम था वो वैज्ञानिकों को सिर्फ 7-8 मिनट ही मिला। सिर्फ 7-8 मिनट? कमाल है कि इतने कम टाइम में इतना जरूरी डेटा इकट्ठा करने की कोशिश हो रही है। ये साउंडिंग रॉकेट शायद इसीलिए चुने जाते हैं, छोटे फोकस्ड एक्सपेरिमेंट्स के लिए। हाँ, बिल्कुल। एक तो ये कम खर्चीले होते हैं सैटेलाइट मिशन के मुकाबले, और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को जरूरी ऊंचाई तक, करीब 300 किलोमीटर तक कुछ मिनटों के लिए ले जा सकते हैं। ऐसे तेज, बिल्कुल टारगेटेड स्टडीज के लिए ये बहुत कारगर हैं। समझ गई। तो SNFIS तो हुआ सूरज के रहस्यों को खंगालने वाला मिशन। अब आते हैं एक्सियम मिशन 4 यानी X4 पर। ये तो इंसानों को स्पेस में ले जाने से जुड़ा है, इसके बारे में बताइए। हाँ, X4 जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS के लिए चौथी पूरी तरह से प्राइवेट एस्ट्रोनॉट फ्लाइट है। इसे SpaceX के Falcon 9 रॉकेट पर ड्रैगन कैप्सूल में फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाना है। हालांकि इसकी जो पहले डेट थी जून 2025, वो अभी थोड़ी आगे बढ़ गई है। अच्छा। और इसका क्रू भी मैंने सुना काफी इंटरनेशनल और ऐतिहासिक टाइप का है। हाँ, निश्चित रूप से। कमांडर पेगी विट्सन है, वो पहले नासा की बहुत अनुभवी एस्ट्रोनॉट रही हैं, अब एक्सियोम स्पेस के साथ हैं। पायलट हैं भारत के ISRO से शुभांशु शुक्ला। ये भारत अमेरिका सहयोग के तहत ISRO के पहले एस्ट्रोनॉट होंगे जो ISS जाएंगे। अरे वाह, ये तो बड़ी बात है। हाँ, और साथ में मिशन स्पेशलिस्ट हैं पोलैंड से स्लाउशोज उजनान्स्की विस्नीव्स्की और हंगरी से टिबोर कापू। ये दोनों भी अपने अपने देशों के पहले नागरिक होंगे जो ISS पर रहेंगे। वाह,
मतलब ये तो कई मायनों में बहुत खास मिशन है। इनका आईएसएस पर क्या काम रहेगा? बस वहां जाना ही है या कुछ और भी करेंगे? नहीं, ये क्रू आईएसएस पर लगभग 2 हफ्ते बिताएगा। इस दौरान वो साइंस, एजुकेशन से जुड़े एक्सपेरिमेंट्स और कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज भी करेंगे। असल में ये मिशन नासा की एक बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। बड़ी स्ट्रैटेजी किस तरह की? देखिए, नासा अब ये चाहता है कि पृथ्वी की जो निचली कक्षा है, लो अर्थ ऑर्बिट या लियो, मतलब जमीन से कुछ 100 किलोमीटर ऊपर का एरिया, वहां एक मजबूत कमर्शियल मार्केट डेवलप हो। अगर एक्सियम जैसी प्राइवेट कंपनियां आईएसएस तक आने जाने और वहां काम करने में सक्षम हो जाती हैं, तो नासा अपने रिसोर्सेज को डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन पर लगा सकेगा। जैसे आर्टेमिस प्रोग्राम है ना, चांद और मंगल के लिए, उस पे ज्यादा फोकस कर सकेगा। दिलचस्प है। तो एक तरफ तो सूरज का बिल्कुल फंडामेंटल साइंस है और दूसरी तरफ पृथ्वी की ऑर्बिट में कमर्शियल उड़ानें और इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स। नासा मतलब दोनों मोर्चों पर एक साथ काम कर रहा है। एकदम सही कहा। साइंस नेव्स जैसे मिशन साइंस की हदें बढ़ाते हैं, पता लगाते हैं कि यूनिवर्स कैसे काम करता है, और एक्सेफोर जैसे मिशन स्पेस में इंसान की मौजूदगी के प्रैक्टिकल, कमर्शियल और जो आपसी सहयोग वाले पहलू हैं, उन्हें मजबूत करते हैं। दोनों ही स्पेस में हमारी समझ और हमारे भविष्य के रोल के लिए जरूरी हैं। ठीक है, तो आज की इस पूरी बातचीत से अगर हम मुख्य बातें निकालें तो वो क्या होंगे? मुझे लगता है 2 खास चीजें हैं। पहला तो साइंस नेव्स ये दिखाता है कि कैसे छोटे तेज साउंडिंग रॉकेट मिशन भी सूरज जैसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम के अहम राज खोल सकते हैं, जिससे हमें स्पेस वेदर जैसी चीजों को बेहतर समझने में मदद मिल सकती है। ये बहुत प्रैक्टिकल है। और दूसरा, एक्सएफओ सिर्फ बढ़ते इंटरनेशनल कॉपरेशन का ही प्रतीक नहीं है, बल्कि ये भी दिखाता है कि कैसे स्पेस अब सिर्फ सरकारी एजेंसियों का खेल नहीं रहा, प्राइवेट सेक्टर का रोल लगातार बढ़ रहा है। एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। ये जो अलग-अलग तरह के मिशन हैं, चाहे वो सूरज को समझने के लिए 15 मिनट की रॉकेट उड़ान हो या इंसानों का आईएसएस पर 2 हफ्ते रहना, ये स्पेस एक्सप्लोरेशन की बड़ी कहानी में कैसे फिट होते हैं? कैसे ये अलग-अलग दिखने वाले प्रयास एक साथ मिलकर स्पेस की हमारी समझ और उसमें हमारे भविष्य की भूमिका को एक आकार दे रहे हैं? ये सोचने वाली बात है कि इन अलग-अलग मिशनों से जो ज्ञान मिलेगा वो भविष्य की खोजों और टेक्नोलॉजी को कैसे आगे बढ़ाएगा।